नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे बताना है कि इसके पूर्व में प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कराया जा चुका है। उसके पूर्व में भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट बनी है, साथ ही साथ उस पार्ट को भी आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला का। यहां जो सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई किसके द्वारा। तो याद रखिएगा, यूरोप से भारत के लिए जो नया समुद्री मार्ग खोजा गया वो पुर्तगालियों के द्वारा खोजा गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यदि उस पुर्तगाली यात्री का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा वास्को डिगामा, यानी पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा के द्वारा यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। क्लियर है? तो यहां पर सी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो यहां पर पूरी डेट याद रखिएगा कि वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को आया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा, 20 मई 1498 को। और किस बंदरगाह पर आया? कालीकट बंदरगाह पर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीली जल योजना को प्रतिपादित किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, द अल्मीडा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च किया था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो याद रखिएगा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से जो व्यापार स्थापित किया वो पुर्तगालियों ने किया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मध्यकाल में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का जो पहला वायसराय बना वो बना था अल्मीडा, और इसका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अल्मीडा के संदर्भ में एक फैक्ट अभी आपने पढ़ा है कि अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी। किस लिए? तो हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। और प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर था वो यही फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। क्लियर? और ये कब बना? 1505 में। ये भी बात याद रखिएगा, 1505 में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट पर स्वागत किया था। तो ध्यान रखिएगा कि वास्को डिगामा जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो कालीकट का तत्कालीन स्थानीय शासक था जिसका नाम था जमोरिन, उसी के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। तो प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, कालीकट का तत्कालीन शासक कौन था? जमोरिन। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अभी आपने ये पढ़ा था कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है वो कौन है। तो आपका जवाब होगा अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। तो प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क का जरा ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, ये 1509 से 1515 ईस्वी तक था। क्लियर है? और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी ने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन अर्थात कोची में कराया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण 1503 में कोचीन में हुआ था, ये फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क के द्वारा करवाया गया था। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा कि उस समय वो गवर्नर नहीं था। क्लियर? देखिए, इस प्रश्न को इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग कहां पर स्टैब्लिश किया गया, तब भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? कोचीन अर्थात कोची में। क्लियर? आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जब पुर्तगाली आए तो उसी समय भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पुर्तगालियों के ही द्वारा भारत में तंबाकू भी लाया गया। इसके संदर्भ में आपने ये भी पढ़ा है कि तंबाकुओं के सेवन पर रोक भी लगाई थी जहांगीर के शासनकाल में। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे।
अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो याद रखिएगा, अगर हम यूरोपीय शक्तियों में बात करें तो सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और अभी आपने पढ़ा है कि भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे उनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। याद रखिएगा, इन्हीं फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने दीव पर अधिकार किया था। क्लियर? तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किसमें पुर्तगालियों द्वारा उसे स्टैब्लिश की गई। तो याद रखिएगा, जो बंगाल में फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई उसमें पुर्तगालियों के द्वारा जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई वो थी हुगली में। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के हुगली में जो पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर थी। इसके साथ ही साथ चेन्नई के निकट भी सेनथोमी में, कहां पर? सेनथोमी, मैं लिख देता हूं, सेनथोमी। सेनथोमी में भी पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई। तो याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के हुगली में और चेन्नई के निकट सेनथोमी में पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी कुन्हा। 1529 से लेकर 1538 तक इसका ड्यूरेशन। क्लियर? तो ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो आप कोरिलेट कर लेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी बंगाल की खाड़ी को समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? पुर्तगालियों ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है। तो आप सभी जानते हैं कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प सही हो जाएगा। जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि भारत के साथ व्यापार के लिए अगर हम संयुक्त पूंजी कंपनी की बात करें तो कंपनी स्टैब्लिश करने का जो काम है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्लियर? आप सभी जानते हैं कि 1599 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और ये भारत के साथ व्यापार करने वाली सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि विकल्प में इसका जिक्र नहीं है। तो फिर ये देखा जाएगा कि दूसरी ऐसी कौन कंपनी थी। तो याद रखिए 1602 में डच का मतलब हॉलैंड से और उसका संबंध कहां से होगा? नीदरलैंड से। तो डच में संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया 1602 में और उसने एक कंपनी स्टैब्लिश की। तो यानी यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन किसका टिक करेंगे? डच का। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का बी विकल्प सही हो जाएगा। जैसे अभी चर्चा हुई कि 1599 में संयुक्त पूंजी कंपनी सर्वप्रथम स्टैब्लिश की गई लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो याद रखिएगा, उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। उनके द्वारा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो आप सभी जानते हैं कि जो अकबर का कार्यकाल था वो 1556 से लेकर 1605 था। और अभी हम लोगों की चर्चा हुई कि जो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की गई जो कि भारत के साथ एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी व्यापार करने के लिए, वो 1599 में स्टैब्लिश हुई और 1600 में उसको एलिजाबेथ प्रथम से अधिकार पत्र मिला। तो इसका मतलब ये हो गया क्लियर कि उस समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर था। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अब देखिए प्रश्न को एक स्टेप आगे बढ़ाया गया। अब यह पूछा जा रहा है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना स्टैब्लिश किया उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आपका जवाब हो जाएगा जहांगीर। यानी प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब यहां पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि जो प्रथम कारखाना स्टैब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कहां किया। तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना स्टैब्लिश किया अस्थायी कारखाना वो 1611 में मसूलीपट्टनम में किया, या जिसको आप कहीं कहीं मछलीपट्टनम भी लिखा देखेंगे। और उसके बाद 1613 में सूरत में अंग्रेजों के द्वारा पहला स्थायी कारखाना स्टैब्लिश किया गया। क्लियर?
और जहांगीर का शासनकाल तो आप जानते ही है 1605 से 1627 के बीच में, तो ये बात कोरिलेट हो जाएगी जहांगीर से। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? अब देखिए पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने इस फैक्ट को कोरिलेट कर लिया है, तो अब आप आसानी से बता देंगे कि 1613 में जो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, ये पहली स्थायी फैक्ट्री थी और ये सूरत में स्टैब्लिश की गई। अब आइए हम लोग सूरत के ऑप्शन को देखते हैं। यहां पर विकल्प डी में सूरत का ऑप्शन दिया है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये फैक्ट्री किस बादशाह के शासनकाल में स्टैब्लिश हुई? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा जहांगीर की, क्योंकि जहांगीर का ड्यूरेशन क्या है 1605 से 1627 और ये स्टैब्लिश कब हुई? 1613 में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? बहुत अच्छा प्रश्न। तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में थी। कहां थी? सूरत में। और याद रखिएगा बाद में इसे स्थानांतरित करके बॉम्बे लाया गया। क्लियर है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा इसे बाद में ट्रांसफर करके बॉम्बे लाया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो याद रखिएगा ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने बंबई को पुर्तगालियों से लिया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखिए 1661 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1661 ईस्वी की। इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी के साथ और उस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कैथरीन। अब चार्ल्स द्वितीय को दहेज मिलना था। पुर्तगालियों ने दहेज के स्वरूप ही चार्ल्स द्वितीय को बंबई दिया। क्लियर है? अब ये पता चल गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किससे मिला? पुर्तगालियों से दहेज में मिला। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो याद रखिएगा उस अंग्रेज गवर्नर का क्या नाम था? उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो सर जॉन चाइल्ड था, ये बंबई में अंग्रेज गवर्नर था और 1688 की बात है कि बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के जो भी मुगल बंदरगाह थे उस पर इसने घेरा डाला और मक्का जाने वाले जो हज यात्री हैं उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। यह सूचना औरंगजेब को मिली। औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है? तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए अगर कोई भी युद्ध होता है या कोई भी संघर्ष होता है तो उसके एक तात्कालिक कारण होते हैं और एक पहले से चली आ रही कुछ समस्याएं जिसको लेकर दोनों पक्ष में टेंशन है, लेकिन कुछ ऐसा तात्कालिक कारण हो जाता है जिससे उस टेंशन में चिंगारी होती है और वो युद्ध के रूप में परिणित होती है। अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो चिंगारी का काम किया यानी तात्कालिक जो कारण बना, वो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना था। क्लियर? किसके नेतृत्व में? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में। उसी के बाद ये युद्ध प्रारंभ हो गया। तो ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 20 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। देखिए यहां पर युद्ध के संदर्भ में आपको यह भी देखना है कि इसका ड्यूरेशन कब तक था। तो याद रखिएगा 1740 से 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। और अगर हम बात करें कि वो लॉन्ग टर्म की क्या टेंशन थी, तो याद रखिएगा ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। ठीक है? यानी ये भी स्पष्ट हो गया कि जो कर्नाटक युद्ध था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उस समय ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए एक संघर्ष हो रहा था जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना आमने सामने थी। और जो भारत में परिस्थिति बन रही थी वो फ्रांसीसी सेना के साथ जो लड़ाई हो रही थी वो कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन के साथ हो रही थी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को अंग्रेजों का समर्थन था। क्लियर? अब देखिए किसी भी युद्ध का कुछ परिणाम होता है। इस युद्ध का परिणाम एक संधि के रूप में हुआ जिस संधि का नाम है एक्सला चैपल संधि। पूछा जाता है आपसे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से जो परिणाम निकला वो 1748 में हुआ एक्सला चैपल संधि है। और इस संधि में जो भारत के परिप्रेक्ष्य में निर्णय हुआ उसमें अंग्रेजों को मद्रास वापस करने पर सहमति बनी। इतनी बात अगर आप प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य में लड़ा गया? तो अब आप आसानी से आंसर दे ले जाएंगे कि कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य लड़ा गया। प्रश्न संख्या 21 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कौन था
जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति का आरंभ किया? तो याद रखिएगा उसका नाम था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। याद रखिएगा डुप्ले वो पहला यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में शामिल होने की नीति को अपनाया। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर स्टैब्लिश किया? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी कंपनी ने जो पहला कारखाना स्टैब्लिश किया वो 1668 में सूरत में किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प सही हो जाएगा 1668 में। क्लियर है? 1668 में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना सूरत में स्टैब्लिश हुआ। और अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आपने देखा था कि अंग्रेजों का जो पहला स्थायी कारखाना स्टैब्लिश हुआ वो भी सूरत में, लेकिन 1613 में। क्लियर है? अगर हम बात करें कंपनी की तो याद रखिएगा 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल को भारत के लिए रवाना किया गया था और उसके बाद 1668 में सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना स्टैब्लिश किया फ्रांसीसियों ने। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई किसके शासनकाल में? तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प सही हो जाएगा लुई 14 के शासनकाल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो याद रखिएगा भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है किसको? काल्बर्ट को। किसको? काल्बर्ट को। प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर अभी आप कहेंगे कि अभी तो ये पढ़ा गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 के शासनकाल में। हाँ बिल्कुल सही है, लुई 14 के ही शासनकाल में उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था काल्बर्ट, और इन्हीं काल्बर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्लियर है? तो ये पूरी बात ध्यान में रखेंगे और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि इसी क्रम में 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल को भारत भेजा गया और उसके बाद 1668 में सूरत में एक व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? तो देखिए इसका जो मूल कारण था वो अंग्रेजी फौज की तुलना में फ्रांसीसी जो नौसेना थी उसका कमजोर होना। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प सही हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। देखिए इसके संदर्भ में वॉल्टेयर बताते हैं कि जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो समय फ्रांसीसी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है? और फ्रांसीसी जो जल शक्ति थी वो इतनी कमजोर हो गई कि जब बाद में आप कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखेंगे, जिस समय सप्तवर्षीय युद्ध था, उस समय इनके पास एक भी जलपोत नहीं था। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, यही कारण था कि वो शक्ति आंदोलन स्थापित करने में फ्रांसीसी असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज उनकी तुलना में शक्तिशाली थी। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि उस समय की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रखिएगा यूरोपवासियों को जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वो बिहार से प्राप्त होता था। कहां से? बिहार से प्राप्त होता था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 27 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो देखिए अगर हम भारत में यूरोपवासियों के आने का एक क्रम देखेंगे तो क्रम के तौर पर सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन और उसके बाद फ्रांसीसी। तो इस क्रम में सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर है? तो ये क्रम याद रखेंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो याद रखिएगा यह कथन था टीबी मैकाले का। किसका था? टीबी मैकाले। तो टीबी मैकाले ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह व्यवस्था उस भाग का है जहां सब कुछ असंगत है। टीबी मैकाले। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थी। तो याद रखिएगा ये जो भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियां थी ये भंडार गृह का कार्य करती थी। किसका कार्य करती थी? भंडार गृह का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? तो याद रखिएगा एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम क्या था? डोमिंगो पेस। क्या नाम था? डोमिंगो पेस। ये एक पुर्तगाली यात्री था जिसने सर्वप्रथम पुर्तगाली साम्राज्य पर प्रकाश डाला। देखिए याद रखिएगा ये जो डोमिंगो पेस नाम है, कई जगह आपको केवल पेस लिखा रहेगा तो उसको आप डोमिंगो पेस से कोरिलेट कर लेंगे। याद रखिएगा ये जो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस था
ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण है वो मूल रूप से पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ई सही हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि फ्रांसीसियों के द्वारा किसका, तो याद रखिएगा फ्रांसीसियों के द्वारा पौंडीचेरी का। क्लियर है? तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि डच संबंधित हैं। तो अभी पिछले किसी एक प्रश्न में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो डच है ये हॉलैंड अर्थात नीदरलैंड के निवासी हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 33 का ए विकल्प से हो जाएगा। डच शब्द जो है वो संबंधित है नीदरलैंड से। क्लियर है? और याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि डचों ने कहां पर अपनी प्रथम फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, तो याद रखिएगा डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी वो मसूलीपट्टनम में की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि पौंडीचेरी में किसके उपनिवेश थे? तो देखिए अभी मैंने पिछले प्रश्न में कोरिलेट किया था जिसमें यह पूछा गया था कि गोवा, दमन, दीव का जो उपनिवेशीकरण है वो किसके द्वारा? तो मूल रूप से पुर्तगालियों द्वारा। वही मैंने कहा था कि पौंडीचेरी के संदर्भ में आप फ्रांसीसियों को याद रखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 34 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पौंडीचेरी में फ्रांसीसी उपनिवेश थे। देखिए अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो याद रखिएगा ये जो पौंडीचेरी की नींव रखी वो फ्रैंको मार्टिन ने रखी। किसके द्वारा? फ्रैंको मार्टिन। ये भी प्रश्न पूछा गया है। समय था 1673 का। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की नींव रखी। उसके बाद आप देखेंगे कि 1693 में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पौंडीचेरी को ले लिया और उसके बाद 1699 में रिजविक समझौते के बाद फिर से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास आया। तो ये पूरी घटना आप पौंडीचेरी के संदर्भ में याद रखेंगे। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूचना से उस समय की पहचान कीजिए। पहला लिखा है कि यह पुर्तगालियों के अधिकार में था और दूसरा लिख रहा है कि यह वेरावल बंदरगाह में स्थित था। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा दीव। देखिए ये जो दीव है ये वेरावल बंदरगाह के समीप स्थित था और दीव जो है अभी आपने पढ़ा है कि गोवा, दमन और दीव ये मूलतः पुर्तगालियों के उपनिवेश में था। तो यहां पर जो दीव है इससे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जा रहा है कि ये पुर्तगालियों के अधिकार में था और वेरावल बंदरगाह के समीप था दीव। तो यहां पर प्रश्न संख्या 35 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो ध्यान रखिएगा वो आदेश किसने पारित किया था? फर्रुखसियर ने। अब देखिए ये किस प्रकार के आदेश की बात हो रही है। देखिए फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना किसी अतिरिक्त टैक्स दिए व्यापार करने की छूट दी गई थी। इस प्रकार का फरमान जारी किया था 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा। तो इसीलिए प्रश्न संख्या 36 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? इसी परमिट की बात हो रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर दो तथ्य कोरिलेट होंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए कि उस व्यापारिक कंपनी का नाम क्या था जो अंग्रेजों के द्वारा एस्टैब्लिश की गई। तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए यहां पर बहुत नाम को सिमिलर रख के आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर कर ले जाएंगे। प्रश्न संख्या 37 का डी विकल्प सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये प्रश्न उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था, जो एक दो बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो याद रखिएगा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्लियर है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने जो कलकत्ता में दुर्ग निर्मित किया था उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम दुर्ग। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 38 का क्या जवाब हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, फोर्ट विलियम दुर्ग कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? अब देखिए यहां पर दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दूसरा टाइप का प्रश्न है। देखिए इसका जो मूल प्रश्न था वो ये पूछा जाता है कि भारत में कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस जहाज से आया था? तब आपका जवाब होता है हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस आया था। उसी के नेतृत्व में वो जहाज आया था। कहां पर? सूरत बंदरगाह पर। क्लियर है? देखिए ये जो जहाज आया था हेक्टर, उसी बेड़े में एक जहाज था जिसको कहते हैं रेड ड्रैगन। ठीक है? तो इसलिए यहां पर अगर जहाज हेक्टर नहीं है तो आप रेड ड्रैगन को सही टिक करेंगे, क्योंकि उसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन भी शामिल था। ठीक है? तो याद रखिएगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 39 का सी विकल्प सही हो जाएगा।
और इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाए कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो पहला अंग्रेजी जहाज आया था जो कि सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था वो कौन सा था? हेक्टर। क्लियर? तो एक ही जहाज बेड़े में हेक्टर और ये रेड ड्रैगन शामिल थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40 और पूछा जा रहा है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? तो याद रखिएगा भारत में जो डच का प्रारंभिक उपनिवेश था, अभी हमने चर्चा भी की थी उसकी, वो कहां था? मसूलीपट्टनम में। याद आ रहा है जब मैंने आपसे कहा था कि डच नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे, उसी समय मैंने इस बात को भी कोरिलेट किया था कि डच मूसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। और ये डच किसके बाद आए थे? तो अभी आपने क्रम भी देखा था कि पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले डच थे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में डचों द्वारा भारत में पहली यानी प्रारंभिक फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो यहां पर एक बात स्पष्ट याद रखिएगा, कासिम बाजार में। बंगाल में कहां पर दी गई? कासिम बाजार में 1651 में मुगलों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री और व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति दी गई। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा 1651 में। और 1651 में कौन मुगल बादशाह था? तो आप सभी को पता है कि 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासन था। ठीक है, तो उसी के बीच में आता है 1651। अगला देख, तो यहां पर प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, कासिम बाजार में, बंगाल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों में निम्नलिखित स्थानों में से जो व्यापारिक केंद्र स्टैब्लिश किए उसका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो देखिए अंग्रेजों का जो व्यापारिक केंद्र स्टैब्लिश किया गया जिसको दुर्ग कहा जाता था, तो उसके संदर्भ में आपने एक बात पढ़ी है कि जो पहला अस्थायी कारखाना था वो 1611 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद 1613 में जो स्थायी कारखाना स्टैब्लिश किया गया था वो कहाँ किया गया था? सूरत में। क्लियर है? तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्या आ जाएगा? सूरत आ जाएगा। सूरत में 1613 में। उसके बाद याद रखिएगा दूसरे नंबर पे था मद्रास 1639 में। ठीक है, उसके बाद आता है बंबई 1687 में और उसके बाद कलकत्ता 1698 में। तो यहां पर आपका जो सही विकल्प होगा वो सी विकल्प से हो जाएगा, सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। ठीक है, सूरत 1613 में, मद्रास 1639 में, बंबई 1687 में, कलकत्ता 1698 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो यहां पर भी जरा ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न देखिए कैसे आपको इसमें चुनाव करना होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो भारत में पुर्तगालियों का जो प्रारंभिक था मुख्यालय वो कहां पर था? कोचीन में था। क्लियर है? कोचीन अर्थात कोची में, जो कि अल्बुकर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ये आप अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप पढ़े थे कि नीना डी कुन्हा का समय था। देखिए इसी नीनो डी कुन्हे के समय में 1530 में कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी गई थी राजधानी। और याद रखिएगा गोवा में काफी लंबे समय तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय जो है वो प्रारंभ में कोचीन में भी था और गोवा में बाद में बना, लेकिन लंबे समय तक गोवा में रहा, इसलिए आप यहां पर गोवा को टिक करेंगे और प्रश्न संख्या 43 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने पर बंबई दहेज में मिला था? तो आप पढ़ चुके हैं, उस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कौन? कैथरीन। तो याद रखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 44 का डी विकल्प सही हो जाएगा और उस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा जो सबसे पहले आए थे उनका नाम था पुर्तगाली, यानी ये 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर आया था। और सबसे लास्ट में कौन गया? सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली। याद रखिएगा सबसे लास्ट में 1661 से में गोवा से गए थे ये पुर्तगाली। ठीक है, तो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 45 का ए विकल्प सही हो जाएगा। सबसे लास्ट में जाने का समय याद रखिएगा 1961 में गोवा से पुर्तगाली गए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा जो पुर्तगाली कालीकट से सूती कपड़ा यूरोप ले जाते थे उनको कहा जाता था कैलिको। क्या कहते थे? कैलिको। अच्छा प्रश्न बनाया गया, उसको कहते थे कैलिको। तो यहां पर प्रश्न संख्या 46 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? देखिए ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज यहां पर जो कच्चे माल हैं उनका प्रोडक्शन जबरन करवाते थे क्षेत्र वाइज, जहां पर जिस चीज की का उत्पादन अच्छा होता है, और फिर उसको ले जाकर अपने यहाँ प्रॉपर माल तैयार करा के और फिर भारत वालों को ही पहनाते थे। क्लियर?
अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम के संदर्भ में आपका जो सही जवाब होगा वो होगा चाय। क्लियर है? तो याद रखिएगा आसाम से चाय। वहीं जैसे विकल्प ए में जूट लिखा है तो जूट के लिए बंगाल में प्रेशराइज्ड करते थे। विकल्प सी में गन्ना लिखा है तो संयुक्त प्रांत को गन्ने के लिए प्रेशराइज्ड किया जाता था कि तुम बो। ठीक है? गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं के लिए पंजाब की एरिया को प्रेशराइज्ड किया जाता था। क्लियर है? चावल की बात करें तो चावल के लिए मद्रास को प्रेशराइज्ड किया जाता था। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा था ना कि मद्रास में क्या उगाने के लिए, चावल। इसी तरह से गेहूं कहां पर, पंजाब में। कपास अगर पूछ लिया जाए तो कपास के लिए याद रखिएगा महाराष्ट्र और पंजाब के इलाके में। गेहूं के लिए आप पंजाब याद रखेंगे, जूट के लिए आप बंगाल याद रखेंगे, चाय के लिए आप आसाम याद रखेंगे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 48 का डी विकल्प सही हो जाएगा, मद्रास के क्षेत्र में चावल के लिए प्रेशराइज्ड करते थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो याद रखिएगा उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के समीप एक स्थान है जिसका नाम है स्वाली, वहां पर हराया था। तो प्रश्न संख्या 49 का बी विकल्प सही हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। और ये जो स्वाली स्थान है अगर ये पूछ लिया जाए कि कहां पर है तो ये सूरत के समीप है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। तो याद रखिएगा ये जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था ये गुजरात के समीप जहाज के निरीक्षण करने के दौरान यही पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 50 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ए विकल्प में कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा प्रश्न संख्या 51 का बी विकल्प सही हो जाएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो प्रश्न संख्या 51 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ये बात बिल्कुल सही है। वहां पर केवल अपने क्षेत्रीय आधार पर अपने साम्राज्य को बचाने की होड़ लगी थी और अपना बचाने के लिए, और अगर दूसरा क्षेत्र हम चाहते हैं और अगर वो नहीं मिल रहा है तो दुश्मन को सपोर्ट करके उसको हटाया जाए, इस तरह की प्रवृत्ति थी। यानी वहां पर राष्ट्रीय भावना नहीं थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई भारत में। बी ऑप्शन में कह रहा है कि कंपनी की सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण मिला और उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन, अच्छी सेवा देता था वो उनके लिए कार्य करते थे। ये भी सही है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 में जो ए बी सी में स्टेटमेंट दिया गया है ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स ला चैपल संधि जो 1748 में हुई थी इसके संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच करें। और अगर आपको अभी याद है, और निश्चित रूप से याद ही होगा, आज ही बात हुई है कर्नाटक के प्रथम युद्ध की। तो मैंने आपसे कहा था कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो अंत हुआ वो 1748 के एक्सला चैपल संधि से हुआ था। और उस समय मैंने कहा था कि अगर भारतीय संदर्भ में उसकी उपलब्धि को देखेंगे या जो उसमें निर्णय हुआ उसको देखें तो अंग्रेजों को मद्रास वापस लेने का पर सहमति बनी थी। ये देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है सेम उसी तरह की बात इसमें कही जा रही है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है, एक्सला चैपल की संधि में ये निर्णय हुआ। तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपने देखा कि इस फैक्ट को मैंने अलग से पूरा कोरिलेट किया था कर्नाटक के प्रथम युद्ध को, और यहां पर वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुआ। और ये कहां पूछा गया है, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2020 में। क्लियर? तो इसीलिए मैं आपसे बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि कभी भी प्रश्नों का जब भी आप अभ्यास करें तो उसको 360 डिग्री में जरूर कवर करें। तो यहां पर प्रश्न संख्या 53 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा और डिटेल चर्चा इस पर हो चुकी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए इस पर भी चर्चा हुई है, एक प्रश्न आया था। पहला लिखा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। तो ये बात सही है कि जब बंगाल विजय से अंग्रेजों को धन और जनशक्ति मिला तो वो उनकी सफलता में भागीदार हुआ। दूसरा दे रहा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैन्य शक्ति। तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसी समय ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का एक संघर्ष था जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने थी, और उसमें जो फ्रांसीसी नौसेना थी वो बहुत कमजोर हुई, उसका बहुत हानि हुई। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की बेहतर नौसेना शक्ति अंग्रेजों की सफलता का कारण बनी।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 में आपसे समुद्री यात्री और उनके देश से संबंधित यहाँ पर आपको कोरिलेट करने के लिए कह रहा है। ए विकल्प में लिखा हुआ है वास्को डी गामा। देखिए वास्को डी गामा के संदर्भ में आप ये पढ़ चुके हैं कि 20 मई 1448 को ये पुर्तगाली यात्री था जो यूरोप से भारत की तरफ समुद्री मार्ग से आया और इस प्रकार यूरोप से भारत में नए मार्ग की इसने खोज की थी, यानी पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। ठीक है, तो यहां पर आप ए को किससे कोरिलेट करेंगे? दूसरे के साथ। बी में लिखा हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो था इसको आप कोरिलेट करेंगे स्पेन के साथ, लेकिन यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री था, ये सही है। और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था मूल रूप से इटली का निवासी था, क्लियर है। और दूसरी बात ये भी पूछी जा सकती है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहां की खोज की, तो याद रखिएगा अमेरिका की, क्लियर है। अगला देखिए सी में लिखा है कैप्टन कुक। देखिए कैप्टन कुक को जो आप कोरिलेट करेंगे वो ग्रेट ब्रिटेन से, यानी सी को चौथे के साथ। अब ये जो कैप्टन कुक है ये तो ग्रेट ब्रिटेन का था, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसने कहां की खोज की तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की। और डी विकल्प में लिखा है तस्मान, तो याद रखिएगा ये हॉलैंड का था तस्मान, इसलिए आप डी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और ये जो हॉलैंड का तस्मान था इसने वर्तमान तस्मानिया अर्थात उस समय का वॉन्डीमन्स लैंड और न्यूजीलैंड की खोज की थी, किसने? तस्मान ने। तो देखिए आपने ये भी देखा कि कौन समुद्री यात्री कहाँ का है और आपने ये भी देख लिया कि उसने कहाँ की खोज की थी, क्लियर। तो ये दोनों बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 में जो सही कूट बन रहा है वो 2 1 4 3 का, और 2 1 4 3 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 56 और इसमें भी आपको सूची सुमेलित करने के लिए दिया गया है। और ये जो प्रश्न संख्या 56 है ये युद्ध से संबंधित है। इसमें ए में लिखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध को तो अभी आपने डिटेल में देख लिया, और ये कब हुआ था? 1740 से 1748 में। और आपने ये भी देखा था कि 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति में एक संधि हुई थी जिसको एक्स ला चैपल संधि कहते हैं, या कहीं कहीं आप देखेंगे कि सापेल भी लिखा रहेगा। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, तो इसलिए ए को आप कोरिलेट करेंगे किससे? चौथे के साथ, क्लियर। अब बी विकल्प में लिखा है तृतीय कर्नाटक युद्ध, और देखिए उसके नीचे सी विकल्प में लिखा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो मेरी इच्छा यह है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आप पढ़ चुके हैं, अगर हम द्वितीय के बाद तृतीय को कोरिलेट करें तो थोड़ा आसानी होगी एक क्रम को बनाने में। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1749 से 1754 में हुआ था। अगर नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, 1749 से 1754 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। अब इसको आप किससे कोरिलेट करेंगे? तो देखिए इसको आप कोरिलेट करेंगे अनिर्णायक युद्ध से, यानी सी को आप कोरिलेट करेंगे तीसरे के साथ। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अनिर्णायक युद्ध के साथ क्यों कोरिलेट किया जा रहा है? तो इसको समझने के पहले ये समझिए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का कारण क्या था। भाई प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का आपने तात्कालिक कारण भी देखा और जो पहले से कारण चला रहा था वो भी देखा। तो देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध के होने का जो तात्कालिक कारण था वो था कि हैदराबाद के निजाम की, यानी जिसका नाम था निजामुल मुल्क, उसकी मृत्यु हो गई। तो वहां पर उत्तराधिकार के लिए आमने सामने आ गए दावे के तौर पर अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्लियर। तो ये उस समय का एक तात्कालिक कारण था। और याद रखिएगा ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1749 से 1754 के बीच में। और अनिर्णायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं हुआ, यानी स्पष्ट रूप से किसी की जीत हार नहीं हुई। हालांकि इसी युद्ध के बीच में एक युद्ध हुआ 1749 में, अंबुर का युद्ध, यह भी आपसे पूछा जाता है। और इस अंबुर के युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन, याद है ना कर्नाटक का ये शासक था, अनवरुद्दीन को पराजित किया और उसकी हत्या भी कर दी, क्लियर है, इसी 1749 के अंबुर के युद्ध में। और उसके बाद इसमें एट लास्ट में एक पौंडीचेरी की संधि होती है, या जिसको आप पुडुचेरी की संधि कहते हैं, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने यह निर्धारित किया कि वो देसी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्लियर है। तो इस तरह की बातें हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, इसीलिए इसको कोरिलेट किया जाता है कि यह अनिर्णायक युद्ध था, क्लियर है। अब आइए तृतीय कर्नाटक युद्ध पर, जो बी विकल्प में लिखा है। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो ड्यूरेशन था वो 1758 से 1763 तक था, क्लियर है। और इस समय क्या स्थिति बनी थी? तो याद रखिएगा ये तृतीय कर्नाटक युद्ध की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया ने 1756 में फिर से सिलोसिया पर उसे प्राप्त करने की कोशिश की, यानी ऑस्ट्रिया ने 1756 में सिलोसिया को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। तो उसी कोशिश में इस युद्ध को आ गया। और याद रखिएगा जब वहां पर यह कोशिश की गई ऑस्ट्रिया के द्वारा तो वहां पर एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध भी पूछा जाता है। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला, ठीक है, 7 साल। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सप्तवर्षीय युद्ध, यानी 1756 से 1763।
और उसी बीच यहाँ पर तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ 1758 से 1763 के बीच। तो वहां पर याद रखिएगा, कई बार आपसे सप्तवर्षीय युद्ध से तृतीय कर्नाटक युद्ध को कोरिलेट करके पूछा जाता है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, इसी बीच एक और युद्ध हो रहा था, जो युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 को, जिस युद्ध को आप वांडीवास का युद्ध कहते हैं। और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया, और इतना पराजित किया कि ये फ्रांसीसियों के लिए एकदम निर्णायक युद्ध हो गया। यानी ये वो निर्णायक रूप से पराजित हो गए, किसमें? 22 जनवरी 1760 के वांडीवास के युद्ध में। और स्थिति ये हो गई कि बस फ्रांसीसियों की जो एरिया थी वो छोटे छोटे क्षेत्रों तक ही थी। ठीक है, तो ये पूरी घटना आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध से याद रखनी होगी। इस तरह से अगर आप डिटेल में देखते हैं, देखिए बहुत ज्यादा फैक्ट भी नहीं है और इतने फैक्ट से कम में काम भी नहीं चलेगा, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। क्लियर है? तो ये मत सोचिएगा कि इतना पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जब कभी भी आप बड़ी चाहत रखते हैं तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्लियर है? ये बात दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर बी को आप किससे कोरिलेट कर लेंगे? हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इसका अंत हुआ था पेरिस की संधि से। ठीक है, तो लास्ट में एक पेरिस की संधि हुई, तो यहां पर आप बी को कोरिलेट कर लेंगे पहले के साथ। क्लियर है? तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध तो एक निर्णायक हो गया था। इसमें बीच में जो वांडीवास का युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसी सेना बुरी तरह से गई। डी में लिखा प्रथम मैसूर युद्ध। देखिए, जो प्रथम मैसूर युद्ध है ये 1767 से 1769 तक हुआ, यानी 1767 से 1769 तक हुआ, और इसमें ब्रिटिश हारे थे। और याद रखिएगा, ये जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, अगर हम इसके संदर्भ में संधि की बात कर लें, जैसे अन्य प्रश्नों में पूछा गया है, तो इसमें मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ठीक है, आगे जब मैसूर के संदर्भ में चर्चा होगी तो वहां पर इसमें डिटेल चर्चा करेंगे, ताकि आप वन बाय वन उसको कोरिलेट कर पाएं। ठीक है, यहां पर आप कर्नाटक युद्ध को बिल्कुल दिमाग में ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आप डी को कोरिलेट कर लेंगे दूसरे के साथ। क्लियर है? तो आपका जो कूट बनेगा वो क्या बन रहा है? 4132, 4132। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 57 है, और यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनका आपसे कालानुक्रम पूछा जा रहा है। तो अभी आप इस प्रश्न को तो देख चुके हैं, इस तरह के प्रश्न को, जिसमें आपने कहा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आपने बताया कि डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो यहां पर आपका जो सही क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही विकल्प है, वो है विकल्प बी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 57 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला लिखा पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी को आप किसे कोरिलेट करेंगे? अभी बात हुई थी ना फ्रांसीसियों से, यानी फ्रेंच से, तो यहां पर ए को आप कोरिलेट कर लीजिएगा किसके साथ? दूसरे के साथ। गोवा की बात करेंगे तो गोवा की अभी चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था पुर्तगाली के उपनिवेश में रहा गोवा, दमन और दीप। तो यहां पर आप बी को कोरिलेट कर लेंगे किसके साथ? पुर्तगाली के साथ, तो बी को तीसरे के साथ। ट्रावनकोर, ट्रावनकोर को आप कोरिलेट करेंगे डेनिस अर्थात डेन के साथ, तो सी को आप करेंगे चौथे के साथ, और मद्रास को आप कोरिलेट करेंगे डच के साथ, तो यहां पर डी को पहले के साथ। तो जो आपका सही कूट बन रहा है 2 3 4 1 का, 2 3 4 1 के आधार पर यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके आरओ यारो में भी पूछे गए। तो इस प्रकार यहां पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहां पर चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? देखिए, ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है, यहां तो केवल एक ही जगह दे रहा है, लेकिन ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा कौन? मुर्शिद कुली खां। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अब देखिए, मुर्शिद कुली खां को आप याद रखिएगा कि ये बंगाल में स्वतंत्र शासक बना था। ठीक है, यानी एक स्वतंत्र बंगाल के तौर पर इसने एस्टैब्लिश किया मुर्शिद कुली खां ने। यहां पर एक नाम और दिख रहा है, उसके संदर्भ को भी कोरिलेट कर लीजिए। सी विकल्प में देखिए अली वर्दी खां लिखा हुआ। अली वर्दी खां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो ऐसा कौन सा बंगाल का शासक था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो याद रखिएगा यही अली वर्दी खां है। अगर देखिए ये फैक्ट याद ना हो तो देखिए इसके नाम में वर्दी लगा हुआ है, मधुमक्खी न काटे इसलिए इसने वर्दी प्रयोग किया। ठीक है, इस तरह भी आप कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। और अली वर्दी खां ने कहा कि यूरोपीय मधुमक्खी से इसलिए समान है क्योंकि जिस प्रकार से मधुमक्खियों को अगर न छेड़ा जाए तो वो शहद देती हैं, और अगर छेड़ेंगे तो वो काट लेती हैं, ठीक इसी तरह का व्यवहार यूरोपीय करते हैं। इस तरह का मानना था किसका? अली वर्दी खां का। ठीक है, और यहां पर अगर अंतिम बंगाल गवर्नर की बात करें जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया तो वो था मुर्शिद कुली खां। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए, इस तरह के प्रश्न दो तरह पूछे जाते हैं, और अगर आपने प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी सी लापरवाही की तो आप तुरंत गलत करेंगे। और याद रखिएगा उन दोनों युद्धों का नाम विकल्प में रहता है। देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता।
तो याद रखिएगा जो पहली निर्णायक सफलता थी, सैन्य सफलता, वो प्लासी के युद्ध के संदर्भ में है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली निर्णायक सैन्य सफलता थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो अभी हमने आपसे बताया 23 जून 1757 को। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किस युद्ध में? तो याद रखिएगा उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। तो यानी प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अभी तक आपने प्लासी के युद्ध का ड्यूरेशन देखा था, उसका ईयर देखा था 23 जून 1757 को। याद रखिएगा ये जो प्लासी का युद्ध था ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। इसकी हार की प्रमुख वजह यह बताई जाती है कि मीर जाफर का उसे धोखा देना। किसको? सिराजुद्दौला को। और मीर जाफर कौन था? तो याद रखिएगा ये जो मीर जाफर था ये नवाब का सेना नायक था, और जब किसी नवाब का सेना नायक ही उसे चीट कर दे तो उसकी हार तो निश्चित है। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया प्लासी के युद्ध में? तो आपका जवाब होगा मीर जाफर। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव को सफलता मिली, और यही कारण है कि कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता थी। या इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव कब रखी? तो इसी प्लासी के युद्ध के बाद। क्लियर? इस तरह के सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। और याद रखिएगा इसी प्लासी के युद्ध के बाद जो चीट किया था सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने और अंग्रेजों की सहायता की, तो मीर जाफर को इसका इनाम भी मिला, और इस युद्ध के बाद वो बंगाल का नवाब बना। कौन? मीर जाफर। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। तो यहां पर सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो यही कारण है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, और याद रखिएगा इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा गया। और इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसने कहा? तब आपका जवाब होगा विलियम पिंट ने। ठीक है? तो याद रखिएगा विलियम पिंट ने स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा रॉबर्ट क्लाइव को। तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7, और पूछा जा रहा है कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो, इसलिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, इसी प्रश्न को मैं खोज रहा था ताकि मैं कोरिलेट करा पाऊं और आपसे ये बता पाऊं कि जो मैं अभी कह रहा था कि केवल शब्दों के हेरफेर से आपका प्रश्न गलत हो सकता है यदि आप उसे ध्यान से नहीं पढ़े तो। अभी आपने देखा कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला युद्ध था प्लासी का युद्ध, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बक्सर के युद्ध को देखें तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा इसमें एक त्रिगुट बना हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। उस त्रिगुट में शामिल था मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों का एक गुट था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ये बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में, लेकिन उनको पराजय मिली। और जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए यानी कंपनी की जीत हुई, तो ये एक प्रकार की संपूर्ण भारतीय शक्ति में अपनी मजबूत पकड़ को लाना था। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि जिस युद्ध में मुगल बादशाह इन्वॉल्व हो और वो पराजित हो जाए, इट मीन्स पूरे भारत पर एक अपनी धमक स्टैब्लिश की इस युद्ध ने, जिसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध। क्लियर? तो इसीलिए इस प्रश्न में लिखा कि अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय स्वयं शामिल था त्रिगुट में, और वो त्रिगुट हारा। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और एक प्रश्न और बनता है यहां पर जो बहुत से लोग गलत करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिएगा ये जो त्रिगुट में मीर कासिम था वो उस समय बंगाल का नवाब नहीं था। क्लियर है? उस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। इतनी बात आप बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अब आप बता ले जाएंगे कि त्रिगुट में से ही शामिल था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प सही हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10।
पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, देखिए जिस तथ्य को मैं कोरिलेट कर रहा था, मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब नहीं था, मीर जाफर था, इसलिए प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो याद रखिएगा उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और उसके बाद इस त्रिगुट को हार मिली जिसमें शाह आलम द्वितीय स्वयं शामिल था, तो उसके बाद एक संधि होती है जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की संधि दो लोगों के बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और एक संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। क्लियर? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह और अंग्रेज के बीच में जो इलाहाबाद की संधि हुई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। क्लियर? तो इसलिए यहां पर आपका सी विकल्प सही हो गया। और इसके बदले में कंपनी द्वारा मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए दिए जाना था। क्लियर? इसके साथ ही साथ मुगल बादशाह को इन प्रांतों के निजामत कार्य के लिए, निजामत कार्य का मतलब यहां की सैन्य रक्षा, पुलिस या न्यायिक मामले करने के लिए कंपनी को नवाब को अब 53 लाख देना था। यानी जो कंपनी यहां के निजामत कार्य को देखेगी, इसके लिए मुगल बादशाह को अब उनको 53 लाख रुपए देने पर एग्रीमेंट हुआ। और इसी संधि में कहा गया कि बादशाह कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहेंगे। तो इन सभी बातों को आप इलाहाबाद संधि के संदर्भ में निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिसे 1760 के वांडी वास्क युद्ध में पराजित होना हुआ था। तो याद रखिएगा उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम था काउंट लाली। क्या नाम था? काउंट लाली। इसका पूरा नाम था काउंट डी लाली। ठीक है, ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वांडी वास्क का युद्ध जो 1760 में हुआ उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयर कूट। क्लियर? तो याद रखिएगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था। क्लियर? तो याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। मराठाओं ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। और इसमें आपको 3 आंग्ल मराठा युद्ध निश्चित रूप से याद रखना होगा। इसमें पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। 1775 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा। जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था। 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल वेलेजली था। क्लियर? और जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1817 से लेकर 1818 तक हुआ था। 1817 से 1818 तक। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। पहले में वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे में बेलेजली और तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग था। इतनी बात आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। क्लियर? एक भी युद्ध के प्रश्न आपको अलग से नहीं पढ़ने, बीच में उसको कोरिलेट करा के कंप्लीट करा देंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक होल एपिसोड हुआ था किस युद्ध के पहले की घटना है? तो देखिए जो ब्लैक होल एपिसोड हुआ था वो हुआ था 20 जून 1756 को। कब हुआ था? 20 जून 1756 को। और 1756 के आसपास कौन सा युद्ध हुआ? तो अभी आपने पढ़ा है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो कोरिलेट हो गया कि ब्लैक होल एपिसोड के पहले कौन सी घटना, यानी प्लासी के युद्ध के पहले कौन सी घटना? ब्लैक होल एपिसोड। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प सही हो जाएगा। यानी प्लासी का युद्ध के पहले ब्लैक होल एपिसोड हुआ। कब हुआ? 20 जून 1756 को। और इस ब्लैक होल एपिसोड का मतलब क्या है? इसमें हुआ ये कि 146 अंग्रेज नागरिकों को बंदी बनाकर एक बंद कमरे में रखा गया जिसमें कहीं से भी हवा या उजाला आने का कोई वो स्कोप नहीं था और उसमें केवल 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित थे। इसी को ब्लैक होल एपिसोड कहा जाता है। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो ब्लैक होल एपिसोड हुआ ये बंगाल में उस समय नवाब सिराजुद्दौला था। क्लियर है? उसी के बाद आपने देखा कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और रॉबर्ट क्लाइव उस समय जीता। तो इन दोनों बातों को अब आप कोरिलेट करके याद रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध का जो मैदान है वो किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये जो प्लासी का युद्ध हुआ ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। कौन सा है? पश्चिम बंगाल का नदिया जिला। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर नदी के संदर्भ में पूछा जाए तो ये भागीरथी के पूर्व में ये युद्ध हुआ था प्लासी का, पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16।
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया। तो याद रखिएगा, अवध के नवाब को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आश्रित बनाया वो कौन सा युद्ध था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उस इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, और रॉबर्ट क्लाइव की जो संधि है वो अवध के नवाब किसके साथ, शुजाउद्दौला के साथ भी हुई थी, जिसमें इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र है वो शाह आलम द्वितीय को सौंपना पड़ा। साथ ही साथ कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के तौर पर 50 लाख रुपए का भी भुगतान करना था। क्लियर है? तो ये सभी बात ध्यान रखिएगा, और इसी संधि के द्वारा अवध का जो नवाब था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये बात पूर्व में भी आप पढ़ चुके हैं कि अवध को जो स्वायत्त राज्य का दर्जा है वो किसने दिलाया था। तो याद रखिएगा, वो सआदत खान ने दिलाया था। सआदत खान के लिए मैंने एक और नाम बताया था आपको, बुरहान उल मुल्क। क्लियर है? सआदत खान लिखा हो या बुरहान उल मुल्क, बोथ आर सेम। तो ये अवध के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर इन्होंने स्टैब्लिश किया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, और पूछा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां और जो सिराजुद्दौला है ये कहाँ के नवाब थे। तो इसके प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि बंगाल में स्वायत्त शासक के तौर पर बैठा था मुर्शीद कुली खां, और अली वर्दी खां के संदर्भ में मैंने शुरुआत में ही बताया कि इसने यूरोपियों को मधुमक्खी से तुलना की थी, और सिराजुद्दौला के संदर्भ में आपने प्लासी के युद्ध में ही देखा था कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था वो रॉबर्ट क्लाइव से हारा। यानी इन तीनों नाम की चर्चा पूर्व में हो चुकी है, तो आप सीधे इसको कोरिलेट करेंगे बंगाल के साथ। प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, कई बार आपसे बंगाल के नवाब का कालानुक्रम भी व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है, तो मैं आपको बंगाल के नवाबों का जो क्रम है मैं उसको बताता हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि स्वायत्त बंगाल के तौर पर जो स्टैब्लिश किया वो मुर्शीद कुली खां ने किया। मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब बना सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब बना सरफराज खां। सरफराज खां के बाद बंगाल का नवाब बना अली वर्दी खां। अली वर्दी खां का ही नाती था वो अली वर्दी खां के बाद बना जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद आपने देखा ही था कि सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की मीर जाफर ने, उसका इनाम भी उसे मिला, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर हो गया। मीर जाफर के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो कौन बना, मीर कासिम। फिर मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को बनाया गया, और मीर जाफर के बाद फिर बना निजामुद्दौला। निजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला, और सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला। ये बंगाल के नवाब बने थे। क्लियर है? तो ये एक प्रॉपर क्रम है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो ये तो प्रश्न हम लोगों ने कब का कोरिलेट कर दिया है, अब ये पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। यानी सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किसने की, आप सभी ने रील देखी होगी, वो उसी से इसको कोरिलेट करिए, गद्दारी की मीर जाफर ने। क्लियर? तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था कौन, सिराजुद्दौला। ठीक है? तो ये आप पढ़ ही चुके हैं, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में, उसके बाद जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था वो बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसको, मोहम्मद रजा खान को। बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी उसमें शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, और उनको इलाहाबाद में कहा गया कि वो कंपनी के संरक्षण में ही रहेंगे, और कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बनाए, मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। ये जो बी विकल्प में आप सिताब राय का नाम देख रहे हैं, इनको आप बिहार के उप दीवान के तौर पर याद रखिएगा, और मुर्शिदाबाद के उप दीवान के तौर पर मोहम्मद रजा खान को। क्लियर है? तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो देखिए, हमने अभी आपसे बताया था कि वो 1765 में जो फरमान जारी किया शाह आलम द्वितीय ने, और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई, उसके बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये खासी जनजाति के संपर्क में कैसे है। तो याद रखिएगा, 1765 में अंग्रेज सिलहट आए थे, और वहां पर खासी पर्वत के जो जनजाति थे उनके द्वारा चूना पत्थर का उपयोग करके बंगाल में चूना पत्थर की मांग को पूरी करने का कार्य वो करते थे, और कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस काम में जुट गई, यानी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे ये भी, और इसी के तहत वो खासी जनजाति के संपर्क में आए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23।
पूछा जा रहा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखिए कि वो कौन सा सही है। किसके संदर्भ में? अवध सल्तनत के संदर्भ में। पहला कह रहा है कि राजा टिकैत राय नवाब आशुफ-उद-दौला के अर्थ मंत्री थे। तो ये बात सही है कि ये जो राजा टिकैत राय थे वो अवध के नवाब आशुफ-उद-दौला के अर्थ मंत्री यानी दीवान थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप पहले ही कथन में कह रहे हैं कि राजा टिकैत राय नवाब आशुफ-उद-दौला के दरबार में अर्थ मंत्री यानी दीवान थे, यानी ये तो बड़ा पद है ना। तो ये तो बात जस्टिफाई कर रहा है। उदाहरण ही दूसरे स्टेटमेंट का पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अवध के नवाब के राज्य में हिंदू जातियों के उच्च स्थान प्राप्त था। ये तो सही है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय राज्य के तौर पर पंजाब और मैसूर। आइए इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश के द्वारा जो पंजाब को अपने राज्य में मिलाया गया था वो मिलाया गया था 1849 में, यानी 1849 में। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था। और किसके द्वारा मिलाया गया था 1849 में? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो इसमें जो नाम दिया गया है यहाँ पर रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर शामिल था। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपसे पहले भी ये बात बताई है कि जो रणजीत सिंह थे इनके राज्य 4 सूबों में विभाजित थे, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। तो उससे भी कोरिलेट करके आप इसको कर ले जाएंगे। तो याद रखिएगा रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर यहाँ पर शामिल था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो आप सभी जानते हैं कि रणजीत सिंह का जो संबंध है ये सुकरचकिया मिसल से है। और पहले जब रणजीत सिंह से पहले इसके प्रमुख थे महासिंह, और इन्हीं सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर पर रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। अब देखिए यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं, एक नाम दिया गया लाहौर और दूसरा नाम दिया गया अमृतसर। और आपने ये पढ़ा है कि रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और जो उसकी धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये दोनों फैक्ट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कभी भी आपसे राजधानी पूछी जाए तो आप राजनीतिक राजधानी को बताएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो याद रखते हैं शाह शुजा। तो प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प से हो जाएगा। हुआ यह था कि शाह शुजा काबुल राज्य को प्राप्त करना चाहता था और इसलिए शाह शुजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और शाह शुजा ने भेंट के तौर पर रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट था रणजीत सिंह का। ठीक है, और रणजीत सिंह ने ही कहा कि ईश्वर को यह मंजूर था कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए ईश्वर ने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, रणजीत सिंह। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी उनका पुत्र खड़क सिंह था। कौन था? खड़क सिंह। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प से हो जाएगा। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी उनका पुत्र खड़क सिंह था। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो याद रखिएगा सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था दलीप सिंह। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 को आप डी से कोरिलेट कर लेंगे और जो दलीप सिंह का जो ड्यूरेशन है वो 1843 से 1849 है। कब है? 1843 से 1849। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प से जाएगा। दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? मैसूर का। तो प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब 82 में हैदर अली की डेथ हुई तो उसी के बाद 1782 के बाद वो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 के बीच हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ था। तो याद करिए जो पिछला चैप्टर था उसमें जो मैचिंग करने के लिए आया था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 में हुआ था और इसमें
विजय हासिल की थी हैदर अली ने। उसमें मैच किया था आपने, अंग्रेजों की हार हुई थी। क्लियर है? तो यहां पर विजय कौन प्राप्त किया? हैदर अली। देखिए हुआ क्या था कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था और हैदर अली ने 1768 में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया और 1769 में उसकी सेना मद्रास तक पहुंच गई थी। तो यही कारण था कि अंग्रेज विवश होकर हैदर अली की शर्तों पर संधि करने के लिए तैयार हो गए। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें मैंने आपसे संधि बताई थी कि 1769 में जो संधि हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मद्रास की संधि। तो याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो याद रखिएगा, ये जो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, ये 1781 में हुआ था। पहली बात तो इसको याद रखिएगा, 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था और इस पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली का सामना हुआ अंग्रेज जनरल आयरकूट से। क्लियर है? और आयरकूट ने ही हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे 1781 में हुए पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को आयरकूट ने पराजित किया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई वो श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। तो प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के संदर्भ में यह भी पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की और उसका वो सदस्य भी बना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो अभी एक प्रश्न में मैंने कोरिलेट करके बताया कि 1782 में जब हैदर अली की डेथ हुई तो उसके बाद मैसूर का शासक बना था टीपू सुल्तान। ठीक है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प सही हो जाएगा। हैदर अली का लड़का था टीपू सुल्तान। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? तो याद रखिएगा, जो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था उसका नाम था दरिया दौलत बाग। क्या नाम था? दरिया दौलत बाग। देखिए कई बार देवनागरी लिपि में इसका इंग्लिश वर्जन लेकर पूछता है और पूछा जाता है गार्डन ऑफ द सी ऑफ वेल्थ। गार्डन ऑफ द सी ऑफ वेल्थ ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल है जिसको कहते हैं दरिया दौलत बाग। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। याद रखेंगे सी विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो याद रखिएगा, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 1784 के बीच में हुआ। कब से? 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसमें जो 1784 में संधि हुई उसको मंगलौर की संधि कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 में हुआ, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। क्लियर? और एक बात और यहीं पर कोरिलेट करिए कि ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसी में हैदर अली की डेथ हो गई थी 1782 में। क्लियर है? और उसके बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व को संभाला। क्लियर? और याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि जो मंगलौर की संधि थी किसके बीच हुई थी, तो ये तो बात सत्य है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को स्टार्ट तो हैदर अली ने किया, लेकिन ये युद्ध 1780 से चला 1784 तक और बीच में ही 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई और उसके बाद अभी आपने देखा कि टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला। तो ये जो मंगलौर की संधि होगी वो किसके साथ होगी? टीपू सुल्तान के साथ और अंग्रेज सेनापति। और उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था? आयरकूट। तो याद रखिएगा, आयरकूट और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलौर की संधि हुई। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, ये जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 में, इस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है? तो याद रखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा और पूछा जाएगा कि इस युद्ध में मंगलौर की संधि किसके बीच हुई? तो अंग्रेज सेनापति आयरकूट और टीपू सुल्तान के बीच। और बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि आपसे कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी वो टीपू सुल्तान के साथ की थी और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब, किस युद्ध में थी? तो याद रखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 1792 के बीच। 1790 से 1792 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसी की समाप्ति हुई श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, और ये जो श्रीरंगपट्टनम संधि हुई इसमें हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ? तो ये हस्ताक्षर हुआ था अंग्रेज की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और इधर मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान के बीच में। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के साथ जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1799 में हुआ था, इसी में टीपू सुल्तान मारा गया। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। तो आपने देखा यहाँ पर जितने भी
आंग्ल मैसूर युद्ध थे, आपने इसको डिटेल में कवर कर लिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहां पर? तो याद रखिएगा बेगम समरू ने जो एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था ये था सरधना में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये सरधना कहां पर है? तो याद रखिएगा मेरठ के निकट है सरधना, और यहीं पर बेगम समरू ने ये प्रसिद्ध चर्च बनवाया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया था? तो ये तो बहुत कई बार हो चुका है कि बुरी तरह से पराजित किया था वांडीवास के युद्ध में। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1760 में। यानी 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया, और उसके बाद फ्रांसीसी केवल छोटे छोटे क्षेत्र तक सीमित रहे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? अब देखिए उसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा, तो यहां पर आपका सीधा जवाब क्या होगा? वांडीवास का युद्ध 1760, यानी प्रश्न संख्या 21 का ए विकल्प सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति पर दूतावास स्थापित किया था? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान, यानी आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला टीपू सुल्तान था। प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां पर हराया था? तो देखिए ये हराया तो था पोल्लीलूर में। अब इसमें एक क्रम हुआ, क्या? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों और निजामों के साथ एक समझौता कर लिया, और उसी के साथ साथ उन्होंने फ्रांसीसियों से भी सहायता का वचन ले लिया। और ये सब करने के बाद वो कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण कर दिए, और उन्होंने अर्काट पर अधिकार कर लिया। और उसी के बाद टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर में हरा दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे किसकी सेना को? हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर में हराया किसने? टीपू सुल्तान ने। तो यहां पर बी विकल्प सही हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दलीप सिंह के संदर्भ में एक फैक्ट अभी आप पढ़ चुके हैं कि दलीप सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, और इनका ड्यूरेशन कब से कब तक था? तो दलीप सिंह का जो ड्यूरेशन था वो 1843 से 1849 तक था। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके संदर्भ में जो कथन है, पहला कह रहा है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। तो यह बात बिल्कुल सही है कि 23 अक्टूबर 1893 को पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह की डेथ हुई थी। कहां पर? पेरिस में, 1893 को। क्लियर है? अगले यानी ये प्रश्न संख्या जो 24 है इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अब जरा आगे का स्टेटमेंट भी देखिए कि क्यों गलत हो रहा है। आगे कह रहा है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। तो याद रखिएगा ये जो महाराजा दलीप सिंह थे इनकी अंत्येष्टि हुई थी कहां पर? इंग्लैंड में। तो इसलिए ये गलत हुआ। याद रखेंगे इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। अगला कह रहा है कि उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। तो याद रखिएगा दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला कह रहा है कि वह कभी भी रूस नहीं गए। तो याद रखिएगा वो रूस भी गए थे, तो इसलिए यहां पर आपका ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि पेरिस फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी 1893 में। तो और बातें भी आपने इसमें देख ली। ए विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको सुमेलित करना है, संधि दी गई है और ईयर। देखिए इसीलिए मैंने जो भी युद्ध बताया उसके बैकग्राउंड को भी टच किया कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने आप कर सकें। अब देखिए यहां पर जितनी संधि दी है, एक भी संधि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप नहीं पढ़ें। विकल्प ए में लिखा हुआ है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में अभी आपने पढ़ा था कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764, उसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 को। तो यहां पर ए को आप किससे कोलेट करेंगे? चौथे के साथ। बी विकल्प में लिखा है मंगलौर की संधि। अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच, तो इसी का अंत हुआ 1784 में मंगलौर की संधि के साथ। क्लियर है? तो यहां पर आप बी को कोलेट कर लेंगे किससे? दूसरे से। उसके बाद है सालबाई की संधि। आप सभी को पता है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसी में सालबाई की संधि हुई थी, और ये सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। तो यहां पर आप कोरिलेट करेंगे सी को पहले के साथ। और डी विकल्प में लिखा है मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि भी अभी आपने देखा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई, और मैंने आपसे कहा था कि 1769 में ये मद्रास की संधि हुई थी। तो डी को आप कोरिलेट करेंगे किसके साथ? तीसरे के साथ। और जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 4213 का। किसका? 4213। अब 4213 के आधार पर प्रश्न संख्या 25 का आपका सी विकल्प से जाएगा 4213 के आधार पर। तो ये यहां पर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार यहां पर ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से कई प्रश्न कोरिलेट होंगे। तो कल की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।